हम उस राष्ट्र के लोग हैं जो अपना गौरवशाली इतिहास अपने साथ रखते हैं, और अगर इस गौरवशाली इतिहास को किसी ने बदलने की कोशिश करी तो हाथों में अस्त्र, शब्दों में शास्त्र और सीने में भगत सिंह जैसा प्रताप रखते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं हूं नरेश दादीच। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजपूतों के साथ। राजपूत हमारे देश का एक ऐसा वंशज जिसने अपना सर कभी किसी के सामने नहीं झुकाया, जिसने अपनी माटी को कभी लज्जित नहीं होने दिया। उन्हीं में से एक राजपूत की आज हम बात करेंगे और नाम है उनका पृथ्वीराज चौहान। एक ऐसा राजपूत जिसने मात्र 16 साल की उम्र में दिल्ली की राजगद्दी पे बैठ के पूरे भारत के ऊपर राज करा था। एक ऐसा राजपूत जिसकी आंखों में गर्म सलाखें डालकर उसे अंधा कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसने शब्द भेदी बाण चला के मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतारा था। एक ऐसा राजपूत जिसने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध के अंदर हराया था। अरे भाई साहब, इतना आसान नहीं था गौरी को हराना, लेकिन इन्हें भी कहां मंजूर था अपना सर झुकाना, क्योंकि गौरी कभी रुका नहीं और राजपूत कभी झुके नहीं। बचपन से शुरू करते हैं। इनका जो जन्म है वो 1166 में कारपुरा देवी तथा सोमेश्वर चौहान के यहाँ गुजरात में हुआ था, लेकिन इनके जो पिताजी थे वो उस समय अजमेर के भी राजा हुआ करते थे। और पृथ्वीराज चौहान के जन्म के जस्ट 11 साल बाद 1177 के अंदर इनके पिताजी का देहांत हो गया था, और उसी समय जो पृथ्वीराज चौहान है उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। मात्र 11 साल के थे उस समय पृथ्वीराज चौहान। जरा सोचिए कि आपके आसपास कोई बच्चा 11 साल का और उसे आप पूरा साम्राज्य दे रहे हो चलाने के लिए। हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने एडमिनिस्ट्रेशन को इतने बेहतरीन तरीके से संभाला था और उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में ही अपनी सीमाओं का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके अंदर एक बहुत ही गजब का टैलेंट था कि उन्हें शब्दभेदी बाण चलाना आता था। शब्दभेदी बाण का मतलब होता है कि आपकी आंखें बंद कर दी जाए और फिर आपको आवाज़ को सुन के जो टारगेट होता है उसके ऊपर निशाना लगाना होता था। और इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जो तो वो बेहद निपुण थे। और इस बात का पता जब उनके नाना अनंगपाल तोमर, जो कि उस समय दिल्ली के राजा हुआ करते थे, उनको चला, तो उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका राज्याभिषेक कर दिया गया और उन्हें दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और यहीं से स्टार्ट होता है कहानी में ट्विस्ट। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू करा। उत्तरी भारत के साथ साथ राजस्थान, गुजरात, पूर्वी पंजाब, इन सभी जगहों पे इन्होंने अपना अधिकार जमाया, अपनी सीमाओं का विस्तार करा। और इनकी इन्हीं विस्तारवाद की नीति की वजह से कई साम्राज्यों के जो राजा थे वो इनसे नफरत करने लगे थे, इनसे जलने लगे थे इनकी प्रसिद्धि को देख के। और उन्हीं में एक राजा हुआ करता था जयचंद गहड़वाल, जो कि उस समय कन्नौज का राजा हुआ करता था। कन्नौज एक ऐसा वैभवशाली साम्राज्य हुआ करता था उस समय, मतलब आज का यूएसए मान सकते हो आप उसको। इस तरीके की कन्नौज में फैसिलिटीज़ हुआ करती थी। कन्नौज के लिए भी कई राजा जो है, महाराजा, वो आपस के अंदर लड़े थे। खैर वो एक अलग बात है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है उससे जयचंद गहड़वाल जितनी नफरत करता था, उसकी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से उतना ही प्रेम करती थी। और यहीं से शुरू होती है इन दोनों की प्रेम कहानी। जयचंद को जब इनकी प्रेम कहानी का पता चला तो उन्होंने उसी समय जो संयोगिता है उसके स्वयंवर की तैयारी कर दी। दूर दराज के पास के सभी राजा महाराजाओं को वहाँ पे बुलाया गया सिवाय पृथ्वीराज के। और पृथ्वीराज को और ज़्यादा अपमानित करने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई, और जहाँ पे स्वयंवर होने वाला था वहाँ पे द्वारपाल की जगह उस मूर्ति को स्थापित करवा दिया। स्वयंवर स्टार्ट हुआ, संयोगिता जो है वो वरमाला लेके आई और उन्होंने सारे राजा महाराजाओं को क्रॉस करते हुए जो वरमाला थी वो उस मूर्ति के गले में डाल दी, जो कि पृथ्वीराज चौहान की थी। और उस मूर्ति के पीछे की तरफ भेष बदल के खड़े थे पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने वहाँ से संयोगिता को उठाया और चल दिए अजमेर की ओर। जयचंद जो था उन्होंने इनका पीछा करने की कोशिश करी, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाया, ऐसा पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है। इधर इनकी प्रेम कहानी चल रही थी और दूसरी ओर विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी वो पूरे अफगानिस्तान को जीतता हुआ पेशावर, शालकोट, लाहौर से होता हुआ भटिंडा आ पहुंचा। और भटिंडा से स्टार्ट होती थी पृथ्वीराज की सीमाएं। और गौरी इस बात को जानता था कि पृथ्वीराज को हराना इतना आसान नहीं है,
क्योंकि एक सच्चा राजपूत अपना सर कटवा सकता है लेकिन किसी के सामने कभी भी वो अपना सर नहीं झुकाएगा। गौरी इस बात को भी जानता था कि इनकी सेना में इतने ब्रेव वॉरियर्स हैं कि इनका एक सैनिक मेरे 5 सैनिकों के बराबर है, और उसने सोचा कि अगर मैंने इनके ऊपर फ्रंट अटैक करा, चाहे लाखों करोड़ों की सेना भी लेके, तो भी हो सकता है कि मेरा यहां से बिल्कुल पत्ता ही साफ हो जाए। और इसीलिए गौरी ने धोखे का साथ लिया। देखिए, धोखा एक ऐसा शब्द है कि इसकी काट ना तो लुहार के पास होती है और ना ही सुनार के पास होती है। जैसे ही पृथ्वीराज को इस चीज का अंदेशा हुआ कि एक बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है, तो उन्होंने आसपास के जितने भी राजा थे उन्हें इकट्ठा करना स्टार्ट किया। कुछ आए कुछ ना आए। ऐसा माना जाता है, पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि मोहम्मद गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज के ऊपर अटैक करा था और 17 बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। वैसे इतना आसान नहीं था गौरी को हराना, लेकिन इन्हें भी कहां मंजूर था अपना सर झुकाना। गौरी यहां पे बड़ा परेशान हो गया था क्योंकि वो इतनी बार पृथ्वीराज से युद्ध कर चुका था लेकिन एक भी बार उसे विजय प्राप्त नहीं हुई थी। इसके लिए गौरी जो था उसने बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 युद्ध करे थे, जिन्हें हम टेरिन के फर्स्ट बैटल और सेकंड बैटल के नाम से जानते हैं। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन जो था उसको 1191 के अंदर लड़ा गया था और ये अभी हमारे भारत में जो करनाल हरियाणा है वहां पे लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर भी जो गौरी था उसको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था, और जब युद्ध यहां पे निर्णायक स्थिति पे पहुंचने वाला था तो गौरी जो था वो मैदान छोड़ के रणभूमि से भाग गया था। और यहीं पे पृथ्वीराज ने एक गलती कर दी थी कि उसने मोहम्मद गौरी का पीछा करके उसे पकड़ा नहीं और उसका अंत उसी समय नहीं किया। दूसरी ओर राजा जयचंद जो कि कन्नौज का राजा था, वो अपनी बेटी के अपहरण से पृथ्वीराज से बहुत नफरत करने लगा था। तो उसने फिर से एक बार मोहम्मद गौरी को रण के लिए उकसाया कि वो फिर से एक बार पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करे। और ये जो युद्ध था सेकंड बैटल ऑफ टेरिन, इसके अंदर पृथ्वीराज को फाइनली हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, इसके पीछे एक कारण और बताया जाता है हार के पीछे, कि जो पृथ्वीराज चौहान थे इनके रणभूमि के कुछ उसूल हुआ करते थे, लेकिन गौरी जो था उसके लिए ये उसूल कोई मायने नहीं रखते थे। उसको कुल मिला के युद्ध के अंदर विजय चाहिए होती थी। तो इसके लिए इसने धोखा करा था पृथ्वीराज चौहान के साथ। जब पृथ्वीराज की सेना जो है नाइट के समय विश्राम कर रही थी, रात के समय, तो उसने उस समय अटैक करवा दिया और वहाँ पे काफ़ी मारकाट मचा दी थी। इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में पृथ्वीराज और उनका एक मित्र था चंद्रबरदाई, उन दोनों को गौरी अफगान ले गया। अफगान ले जाने के बाद जब उन्हें दरबार में पेश करा गया तो पृथ्वीराज की आंखों का तेज देख के गौरी थोड़ा सा सहम गया और उसने पृथ्वीराज को अपनी नजरें झुकाने को कहा। तो पृथ्वीराज ने कहा कि एक सच्चे राजपूत की नजर केवल मां भवानी के चरणों में झुकती है, उसके अलावा कहीं नहीं। आदेश का पालन ना करने पर गौरी ने उनकी आंखों में गर्म सलाखें डलवा के उन्हें अंधा करवा दिया था। और उनका जो मित्र था चंद्रबरदाई, उनसे पृथ्वीराज की ये दुर्दशा देखी नहीं गई, तो उन्होंने उसी समय पृथ्वीराज के साथ मिलकर गौरी को मारने की प्लानिंग करी। देखिए कितनी क्रिटिकल सिचुएशंस थी उनके लिए, कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस थी, फिर भी वो वहां पे गौरी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग के अकॉर्डिंग चंद्रबरदाई ने गौरी के दरबार में खड़े होकर कहा कि पृथ्वीराज चौहान बिना देखे केवल आवाज सुन के शब्द भेदी बाण चला के निशाना लगा सकते हैं। गौरी को विश्वास नहीं हुआ कि बोले ये कैसे संभव है। तो उसने उसी समय पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया और धनुष बाण देके अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा। आवाज सुन के गौरी की पृथ्वीराज को उसकी दिशा का अंदाजा तो लग गया था, लेकिन उनके पास अभी गौरी की दूरी नहीं थी। और इसे पूरा करने के लिए चंद्रबरदाई ने उसी समय एक दोहा पढ़ा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अब पृथ्वीराज के पास में उसकी दिशा के साथ उसकी दूरी का भी अंदाजा था और उन्होंने उसी समय शब्दभेदी बाण चलाया जो कि सीधा गौरी के गले में जाके लगा और गौरी की उसी समय मृत्यु हो गई। और अपनी दुर्दशा से बचने के लिए पृथ्वीराज तथा चंद्रबरदाई ने छुरी से अपने आप को मार के एक दूसरे के जीवन की लीला समाप्त कर ली। और इसी तरह एक महान वीर पराक्रमी योद्धा का अंत हुआ जो कि अपनी पूरी जिंदगी मातृभूमि की रक्षा के लिए सूर्य के अंगार की तरह धधकता रहा। पता नहीं हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता है हमारी स्कूल्स के अंदर कि कौन थे महाराणा प्रताप, कौन थे पृथ्वीराज चौहान। आप हमारे इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं क्या कहना चाहता हूं समझ सकते हैं आप। मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।